बड़ी खबर के साथ, जहां सीसीएस की बैठक में भारत के संभावित एक्शन को लेकर के समीक्षा की गई है। सीसीएस की इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर के भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक है। सीसीएस की इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए हैं। तो आप देखिए, सीडीएस अनिल चौहान, थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी प्रमुख, अजीत डोभाल एनएसए नेशनल सिक्योरिटी और पूरे देश की सुरक्षा को लेकर के गंभीरता से चर्चा की गई है। ये दूसरी बैठक सीसीएस की आज हुई है पहलगाम हमले के बाद में, और काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जो कल की हाई लेवल बैठक थी उसके बाद स्थिति की समीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के साथ, सीडीएस और साथ ही साथ एनएसए के साथ की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या अपडेट जानकारी सीसीएस के बैठक में क्या कुछ हुआ आज? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कश्मीर में स्थिति पैदा हुई है, पहलगाम की घटना के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर के समीक्षा जो है वो सीसीएस की बैठक में की गई है कि आखिरकार अब आगे क्या किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीसीएस की जो बैठक हुई है उसमें सुरक्षा की स्थिति को लेकर के भी चर्चा हुई है, और साथ ही साथ भारत की जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है उसे में कैसे भारत आगे बढ़े, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह चुके हैं कि जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो आखिरकार किस रणनीति के साथ जो है वो आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के सीसीएस की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है उस पर चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो और महत्वपूर्ण बैठक जो है, इसके साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक हुई ही, लेकिन साथ ही साथ दो और महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें हम कह सकते हैं सीसीपीए में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, साथ ही साथ कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक भी हुई है, जिसमें साफ तौर पर पूरी तरह से स्थिति को जो है वो चर्चा की गई कि आखिरकार जिस तरह से भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है इंडस वैली में ट्रीटी को जिस तरह से भारत ने अभी सस्पेंड में कर दिया है, उसके बाद की स्थिति को लेकर के जो भी चर्चा जो है इन बैठकों में हुई। साथ ही साथ अगर मैं जिस तरह की आगे में भविष्य में भारत की सरकार की रणनीति होती है उसमें बिल्कुल विनीत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और विस्तार से चर्चा की गई। वहीं घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की लहर जोर पकड़ती जा रही है। भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है और अब अगला एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक्शन, इस्लामाबाद में टेंशन। देश में बैठकों का दौर, पाकिस्तान में बर्बादी का शोर। भारत की तैयारी, पाकिस्तान पर भारी। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। दिल्ली में बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने साफ कर दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर रणनीति बनाने की कवायद नहीं है, बल्कि एक्शन मोड में आई सरकार और सेना की तैयारी का साफ संकेत है। दिल्ली इस वक्त देश की सबसे संवेदनशील मीटिंगों का अड्डा बन चुकी है। हर घंटे, हर बैठक से ये मैसेज बाहर आ रहा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सीसीएस की बैठक, सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक, उसके बाद कैबिनेट बैठक। इतना ही नहीं, बीते हर घंटे की हलचल बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीते 24 घंटे में एक के बाद एक कई बैठकें हुई। पहली बैठक
गृह मंत्रालय में देश के पैरामिलिट्री चीफ की थी। दूसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री शामिल हुए। इसी बैठक में सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए खुली छूट का ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसी बैठक में कहा गया कि सेना को कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये सेना को ही तय करना है। इसके बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई। यानी दिल्ली की सड़कों पर भले ही शांति है, लेकिन मीटिंग रूम के अंदर युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। पाकिस्तान को इस शांति से आने वाली आंधी की भनक लग चुकी है और यही वजह है कि इस्लामाबाद में घबराहट साफ नजर आ रही है। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव लगातार बना हुआ है और इसी बीच नॉर्थ कश्मीर में एलओसी से बिल्कुल सटे गांव का माहौल जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आपको दिखाते हैं न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 65 की भी जंग देखिए, 71 की जंग देखिए, ये हमें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे गोले लगे। देखिए गोलियां लगी हैं, तो क्योंकि जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है तो यहाँ पे गोलियां लगती हैं और गोले भी ऊपर से गिरते हैं। तो हाँ, तो क्योंकि आप बीच में हैं, यानी बीच में हैं, बीच में ये एरिया है, यहाँ हम उधर नहीं हाल सकते ना इधर हाल सकते हैं। हम मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं और यहाँ रहते हैं। तो आजकल तनाव है क्या? जब से पहलगाम अटैक हुआ क्या लग रहा है? जंग का माहौल हो गया है जंग का, लोग जद में आ गए हैं, डर गए हैं लोग। लेकिन हमें खौफ इस वजह इस चीज का रहता है, जब से पहलगाम में अटैक हुआ तो हमें भी बहुत अफसोस हुआ, दुख हमें भी हुआ, बिना वजह मारे गए लोग। लेकिन अब जो जंग का ये माहौल हो रहा है इसका हमें बहुत खौफ है, पता नहीं कब फैल आ जाएगा। ये वो इलाका है जहाँ पे गोले गिरते हैं, जहाँ पे गोलियां आती हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बंकर बिल्कुल आमने सामने हैं। एक साइड से नहीं, दूसरे साइड से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपस में इर्द गिर्द। हम उसी इलाके में हैं जो आज तक गोलाबारी से प्रभावित हुआ है। जब भी सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की शेलिंग होती है, तो उसमें ये गांव बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि ये एलओसी पर आखिरी गांव है और इसके अपोजिट में पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और साइड में इर्द गिर्द इंडियन आर्मी के बंकर हैं। जब आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो यहाँ गोले गिरते हैं। ये कादिर साहब हैं, हमें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आइए ये दिखाएंगे कि इससे पहले क्या कुछ हुआ है, हम देखेंगे। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी गोलियां इस छत पे लगी हैं। ये सारे जो सुराख हुए हैं ये गोलियों की वजह से हुए हैं। तो ये मैं विजय को कहूँ थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। ये देखिए, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये सब कुछ गोलियों से हुआ है। सर गोलियों से साहब, जो बड़ी मारते चलाते हैं ना उसका छरे लगते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ, स्प्लिंटर्स हैं, जो मोर्टार शेल गिराए जाते हैं। जब फायरिंग होती है तो गोलियां भी गिरती है, मतलब छोटा फायर भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छत हैं टीन के जिस पे गोलियां लगी हैं और सुराख अभी भी यहाँ पर हैं। तो अब तो पानी टपक रहा होगा इस छत से। बारिश लगती है ना, इसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर दिन गुजारते हैं और रात। नहीं तो खौफ बहुत रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग की जाती है वो इस छत पे लग जाती है और अब पानी टपकता है नीचे। पानी नीचे टपकता है, फिर उसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर उसके नीचे रात गुजारते हैं। जो हालात हैं ये बयां कर रहे हैं कि क्या हालात रहते हैं एलओसी के एरियाज में जब फायरिंग होती है, आर पार की शेलिंग होती है। तो ऐसा ही खौफ का माहौल फिर से पैदा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि आर पार की जंग होगी तो इनका क्या हाल होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और ये जो पोजीशंस हैं वो बंकर हैं पाकिस्तानी आर्मी के। यहाँ पे लोग हैं। पता है कि क्या अभी माहौल लग रहा है जिस तरीके से अटैक हुआ पहलगाम में। भारत का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी लग रहा है हमला किया जा सकता है। और आप यहाँ पे एलओसी पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल आर पार की जंग से फायर आता है, सब हमारे ऊपर पड़ता है इधर। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? जिस वक्त फायरिंग होती है ना, शेलिंग, सब गोलाबारी यहाँ होती है हमारे इस गांव में।
ये मकान टूट फूट का, किसी के पास पैसा था उसने बनाया, जिसको नहीं है ऐसे ही पड़ा, चलो मैं दिखाऊंगा, इतने इतने सराख अभी भी हैं, हमारा टीना ऐसे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे शल गिरते हैं, यहाँ पे गोले जिस गिरते हैं। वक्त बारिश होती है ना, बर्तन उसके नीचे हम रखते हैं, फिर मतलब गोले गिर रहे हैं ऊपर से गिरते जब हैं। यहाँ पे जिस सीज वक्त- फायर वायलेशन हाँ, होती जिस है वक्त उस cease पार fire से होता गोले है, यहाँ गोले गिरते हैं बहुत। आपको ऐसा लगता है कि डर है, खौफ है बस्ती में, और शाम का टाइम आपको लगता है कि कभी भी फायरिंग हो सकती है? कभी भी रात को ऐसे ही बस जागना पड़ता है, कब होएगी, क्या करेंगे, क्या बस काफी टाइम से तनाव नहीं था, यहाँ पे अमन था। अमन था। ये 2-3 साल हो गए ना, अमन था। फिर आज फिर बोलते हैं बस जंग हो जाएगी, फिर ये फेर खुलेगा, इससे खो फिरास में आ गए हम भी। यहाँ पे आज तक काफी लोगों की मौत हुई है, काफी घर तबाह हो गए हैं, और वो जो मैं उंगली से एरिया दिखा रहा हूँ वो पूरा, उसमें काफी पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं। ये वाला जो साइड है ये एक तिलावारी है और ऊपर चुरंडा है, ये पूरा। तो एक बीच में से एक लाइन है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी एरिया है इस साइड से। यहाँ पर चाहे वो हतलंगा हो या उससे मुल्हिका जितने भी गांव हैं, ये मिला के ये सारे आखिरी गांव हैं उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो यहाँ पे ज्यादा तनाव रहता है। तो आतंकी हमले ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को उस कगार पर ला खड़ा किया है जहां से लौटना बेहद मुश्किल दिख रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक एक्शन भी लिया और उसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। भारत में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने पर प्रोपेगेंडा एक्सपोज। शौर्य चक्र विजेता की मां के डिपोर्टेशन की फैलाई अफवाह। नफरत फैलाने वाली पाकिस्तानी टूल किट का पर्दाफाश। पहलगाम आतंकी हमले से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में हुए तनाव के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का आदेश आया, जिसके बाद भारत ने 786 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया, जबकि 1000 से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से वतन लौट आए हैं। लेकिन इन नागरिकों की घर वापसी में भी पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर में रहने वाले 59 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट हुए लोगों में सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तान की रहने वाली पत्नी शामिल है। लेकिन शौर्य चक्र विजेता जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान मुदासिर अहमद शेख की मां को वापस नहीं भेजा गया। मुदासिर अहमद शेख और बिंदास की मां शमीमा अख्तर को लेकर पाकिस्तान ने अफवाह फैला दी कि भारत ने शहीद जवान की मां को पाकिस्तान भेज दिया है, क्योंकि उसकी मां शमीमा अख्तर पीओके की रहने वाली थी। ऐसे में अब बिंदास की मां शमीमा अख्तर खुद सामने आई हैं और इन्होंने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया है। तो मैं बीमार हो गई, मुझे लिया इन्होंने डॉक्टर के पास, इधर से नजर में लाया। ठीक। तो उनको लगा इसको भी लेंगे, पुलिस लेगी इसको। ठीक। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक ठाक। हाँ, कोई तंग नहीं नहीं, कोई ठीक, बिल्कुल। ये डालते हैं वीडियो शीडियो डालते हैं, ये सब झूठ, ठीक, ये सब झूठ। 25 मई 2022 को बारामूला में आतंकी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए मुदासिर अहमद की शहादत को पूरे देश ने सलाम किया था। 22 अक्टूबर 2022 को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे परिवार से मिल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। मुदासिर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। मई 2023 में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शमीमा को सम्मान दिया था। मुदासिर अहमद शेख के पिता ने दावा किया कि शहीद जवान की मां बीमार हो गई थी, जो इलाज के लिए श्रीनगर गई थी। इस बीच अफवाह उड़ा दी गई कि उन्हें जबरन पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मेरी मिसेज जो है ये बीमार हो गई। ठीक सर। मैंने इसको गाड़ी में बैठा करके इसको मैंने हॉस्पिटल लाया, जबकि ऑलरेडी वहां पर वो लोग जो थे वहां जमा थे। ठीक सर। और मुझे जो छोटे वाला ब्रदर है जिसने ये मीडिया में ये बात बताई कि हमें ये है वो है, असल में वो धोखे में लग गया। उसको पता है शायद इनको भी लेंगे। आपको किसी ने तंग मत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया? अगर तंग किया तो आप बता मुझे, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है हमें बता। नहीं, कोई तंगी किसी की तरफ से नहीं हुई मुझे, कोई किसी ने कोई चीज नहीं करी मुझे।
यानी पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं बचा है तो वो अपने झूठ का प्रचार कर दुनिया के सामने न सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा है बल्कि भारत को भी आरोपी बनाने की साजिश में जुटा हुआ है। तो वहीं भारत के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पाकिस्तान में भारत के हमले के डर से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को नजरबंद कर दिया। S-400 से बचाने के लिए F-16 विमानों को छिपाया गया है। खबर है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को बलूचिस्तान में छिपाया है।